हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 9 साइंस में चैप्टर 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए इस अध्याय के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं सभी को हल करते हैं। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा हमें लिखना है, पदार्थ किसे कहा जाता है वो डिफिनेशन हमें करना है। इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। क्या समझ में आया। इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु आप ले लीजिए, वो कुछ स्थान घेरती है, ठीक है। उसमें द्रव्यमान होता है यानी भार होता है। द्रव्यमान और भार दो अलग अलग चीज़ें हैं। एवं आयतन होता है, ठीक है, यानी कुछ वो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, उसका आयतन होता है। जो अवरोध उत्पन्न करती है यानी बाधा उत्पन्न करती है, वो पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, मेज हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। वायु को गुब्बारे में अगर रखें तो उसको तौलें तो उसमें भी भार होगा, वजन होगा, वो भी स्थान घेरेगा, वो भी अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। पदार्थ की परिभाषा समझ गए, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा हमें लिखना है। भाषा हम ऐसे लिखेंगे, द्रव्य एक प्रकार का क्या है, पदार्थ ही है, जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए चीनी ले लीजिए। चीनी क्या है, एक द्रव्य है, यानी ये एक ही प्रकार के जो चीनी के कण है उससे वो बना है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जल में विलीन चीनी को सिर्फ वाष्पीकरण करके, वाष्पीकरण क्या है, भौतिक प्रक्रिया है, फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ तक कर लेना है। उदाहरण भी हो गए, जो जो पदार्थ द्रव्य हैं समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो। इसके बाद तीसरा देखिए, ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर हमें बताना है। इस तरीके से हम लिखेंगे, देखिए ठोस और द्रव में अंतर आपको इसी तरीके से लिखना है, ठोस और यहाँ पे द्रव। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, वो नहीं बदलते हैं, उसका आकृति भी और आयतन भी। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, उसे किसी भी पात्र में रखें तो वो उसकी आकृति धारण कर लेगा, जल को, ठीक है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, वो उतना ही होता है ना। देखिए एक गिलास जल को हम किसी दूसरे पात्र में रखें तो वो आसानी से उसका आकृति धारण कर लेगा, लेकिन वो एक गिलास ही जल रहेगा, यानी उसकी मात्रा निश्चित रहेगी। समझ में आ गया। तो दूसरा है, ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन द्रव पदार्थों में अगर फर्श पे जल गिरा दें तो वो बहने लगता है, ठीक है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा अंतर है, ठोस पदार्थों में अंतरा अणुक आकर्षण बल कणों के बीच काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती और इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है इसी कारण। लेकिन द्रव की बात की जाए, इनके कणों के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है और इसी की वजह से बहाव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और इसकी आकृति भी निश्चित नहीं होती। समझ गए। तो यही 3 अंतर हो गए। इसके बाद देखिए हमारा चौथा सवाल, ऊर्ध्वपातन क्या है, परिभाषा करनी है और 3 द्रव्यों के नाम हमें लिखना है, पदार्थों के नाम बताना है जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, ठीक है। आइए करते हैं। तो ये रहा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। आइए इसकी परिभाषा हम करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें गर्म किए जाने पर बिना पिघले ही वाष्प बन जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वे सीधे ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, और वाष्प को ठंडा करने पर वो बिना द्रव में बदले हुए पुनः ठोस में आ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ये आपको लिखना है। उदाहरण हो गए, अमोनिया क्लोराइड नौसादर कहा जाता है, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, ये सारे ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। समझ गए। आपको कैसे करना है, ये पूरा आपको लिख लेना है और यहाँ तक कर लेना है। ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां सवाल, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। काफ़ी आसान है। द्रव मतलब जल, ठीक है, हिमांक मतलब हिम बन जाना, जम जाना। तो पानी जमता है, यानी पानी जिस तापमान पर जमना शुरू कर देता है तो उस तापमान को क्या कहा जाता है, द्रव का हिमांक कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जिस तापमान पर द्रव जमना अर्थात ठोस अवस्था में बदलने लगता है, वह तापमान द्रव का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। समझ गए। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये जल का जमने का तापमान है और पिघलने का भी तापमान है, ये दोनों है। समझ गए। इसके बाद देखिए 6 नंबर, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है।
तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर, यानी बर्फ से पानी बनने में जितनी ऊर्जा अवशोषित होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त मतलब छिपा हुआ ऊष्मा, ठीक है। जैसे बर्फ़ का पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए 7वां, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। फिर वही बात, गुप्त ऊष्मा मतलब छिपी हुई ऊष्मा। तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पात्र में जल है और यहाँ पर भी जल है। ये जल जो है वो उबल रहा है, ठीक है, और ये हमने अभी रखा है, ठीक है, अभी रखा है। इसे कहाँ पे रखा है, चूल्हे पर रखा है उबल वाष्पन के लिए। तो ये उबल रहा है और हमने अभी रखा है। तो ये जितना समय लगेगा इसको वाष्पन बनने में, तो वो जो ऊष्मा इसके अंदर जो जा रही है वही हो गई इसकी गुप्त ऊष्मा। हम ऐसे लिखेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 kg को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यानी पानी जो है उसे भाप में बदलने में जितनी ऊष्मा उसमें लगती है, ठीक है, द्रव से गैस अवस्था में बदलने में जो ऊष्मा हम उसको देते हैं वही हो गई उसकी गुप्त ऊष्मा। आप ये भी कर सकते हैं काफ़ी संक्षेप में। 8वां सवाल, आप कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रमाणित करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए, वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। पहले आपको लिखना है, हम निम्नलिखित कार्यकलाप से प्रमाणित करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। यहाँ से करना है, मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे जल के कण सुराही के बाहर सतह पर चले जाते हैं और वाष्पन से ये कण जलवाष्प रूप में वायु में चले जाते हैं। इस कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है, इससे सुराही ठंडा हो जाता है, ठीक है। या आप इस अन्य भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। हथेली पर स्पिरिट या ईथर का रखने पर हथेली ठंडा हो जाता है, तो ये भी हो गया। इसके बाद 9 नंबर देखिए, संघनन क्या है, गैस का संघनन कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन होना, यानी उसे द्रव यानी गैस से द्रव में बदल जाना, वो गैस का संघनन कहलाता है, ठीक है। गैस पर दाब बढ़ाकर या उसे ताप कम करके उसका संघनन किया जाता है, ठीक है। गैस पर दाब बढ़ाने से गैस के जो कण हैं नज़दीक आ जाते हैं और अंतरा अणु का आकर्षण स्थान घट जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, गैस जो है वो द्रव रूप में आ जाता है। तो एलपीजी सिलेंडर आप देखे होंगे, घर में खाना बनता है, उसमें क्या है, वो उसमें गैस होता है, लेकिन वो अधिक संघनित कर दिया जाता है, तापमान को कम करके और दाब बढ़ा दिया जाता है। तो गैस क्या है, वो द्रव अवस्था में आ जाता है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। 10वां देखिए, वाष्पन और क्वथनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर स्पष्ट हम ऐसे करेंगे, वाष्पन और ये क्वथनन। वाष्पन जो है वो स्वयं होने वाली क्रिया है, ये सभी तापों पे संपन्न होती है। पानी में किसी पात्र में अगर पानी रख दे छत पे तो वो कुछ समय बाद उड़ जाता है, ये वाष्पन के कारण ही होता है। क्वथनन मतलब होता है द्रव जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना, ठीक है, वो उबलता है तो उससे भी द्रव जो है वाष्प में बदल जाता है। तो ये हो गया, ये निश्चित ताप पर होती है, क्वथनांक जो है निश्चित ताप पर होती है, द्रव जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। दूसरा है, यह द्रव का सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, ये भीतरी नहीं होता है, ये संपूर्ण द्रव में होता है, क्योंकि वो द्रव उबल रहा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ आप समझिए, एक पात्र में जल है और ये दूसरे पात्र में जल है, ये हो गया वाष्पन आपका, ठीक है। ये ऊपरी भाग में हो रहा है, छत पे अगर जल रख दें तो सबसे पहले ऊपर वाला उड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन ये क्या है, ये उबल रहा है, तो इस जल के कण चारों तरफ से उबल रहे हैं, समझ गए, ये ऊपरी और ये चारों तरफ से। और इसके बाद इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती, इसमें तो काफ़ी गर्म उत्पन्न होती है, क्योंकि ये उबल रहा है, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। हाथों पे स्पिरिट ले लें या सुराही का पानी ठंडा होना, ये वाष्पन के कारण ही होता है, समझ गए। तो दोनों मंत्र यही आपको लिख लेना है। 11 नंबर देखिए, गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। गैस जो है वो दबाव लगाती है। तो यहाँ पे समझिए, गैस के दबाव लगाने की बात हो चाहे जल, ठीक है, हवा और पानी दोनों ही दबाव लगाते हैं। समुद्र के नीचे पानी दबाव लगाता है और बाहरी वायुमंडल में गैस दबाव लगाती है, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से करेंगे, गैस के कण विभिन्न वेगों के साथ विभिन्न दिशाओं में अनवरत गमन करते रहते हैं। इस क्रम में वो ये कण एक दूसरे से तथा बर्तन की दीवार पर रखते हैं, यानी हम किसी पात्र में रखते हैं तो उसे टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर एक बल आरोपित करते हैं। तो बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है।
तो समझ गए, यहाँ से यहाँ आपको आंसर कर लेना है कि जो यही कहलाता है वायुमंडलीय दाब। समझ गए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 12 नंबर, ठोस पदार्थ की आकृति जो है और आयतन निश्चित क्यों होते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ जैसे लोहा ले लीजिए, ठीक है, तो क्यों निश्चित होते हैं आकृति और आयतन। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ में अंतराणु का स्थान काफ़ी कम होता है, ठीक है, और अंतराणु आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है। इस कारण उसके कारण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही दूर जा सकते हैं। अतः ठोस पदार्थ की आकृति कायम रहती है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। समझ गए, क्योंकि इनके अंतराणुक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, कणों के विकृत स्थान काफ़ी कम होता है या नहीं होता है, तो इसी वजह से यहाँ तक आपका आंसर हो गया पूरा। 13 नंबर देखिए, द्रव का वाष्पन कैसे होता है। तो वाष्पन जो है वो द्रव का कैसे होता है, तो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, एक पात्र में अगर जल लें, हम उसको छत पे रख देते हैं, तो कुछ समय पश्चात वो सारा जल उड़ जाता है, तो क्या हो गया, उसका वाष्पन हो गया। तो हम यहाँ से करेंगे, जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तन होकर, ठीक है, जल का वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तन होना और वायुमंडल में चला जाना, इस प्रक्रिया द्वारा जल यानी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। समझ गए, तो यही कहलाता है द्रव का वाष्पन। इसके बाद देखिए 14 नंबर, पदार्थ का इसके बाद 14 देखिए, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या हम प्रयोग में लाते हैं इसकी। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती क्या है, तो आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जब जलती है या कोई वेल्डिंग जब होता है, लोहे को जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे सबसे सफ़ेद जो प्रदीप्त दिखाई पड़ता है लाइट, वही होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। ट्यूबलाइट देखते हैं जो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है, वही होती है। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूबलाइट नियान संकेत वाले बल्ब का निर्माण किया जाता है। प्रदीप्त ट्यूबलाइट में हीलियम तथा अन्य गैस भर दी जाती है, ठीक है, तो ये सारे प्रयोग में हम लाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 15 नंबर में हमें यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, हमें उचित कारण देना है। पहला है, पके हुए खाद्य पदार्थ जो भोजन होते हैं, गंध का एहसास हम काफ़ी दूर से ही हमें मालूम चल जाता है कि कौन क्या भोजन पक रहा है, ठीक है, लेकिन ठंडे खानों में ऐसा नहीं होता, उसके निकट जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, गर्म खाना होने अर्थात गर्म खाने पर तापमान बढ़ने से वायु के कण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, जिनसे विसरण क्रिया तीव्र होने लगती है। जो गंध के कण हैं वायु में आते हैं, उसके गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से, तो विसरण क्रिया तीव्र होने लगती है और खाने की गंध हमारे तक पहुंच जाती है। जबकि ठंडा खानों में तापमान नहीं रहता, कम होने से कण विसरित नहीं होते। समझ गए, तो यही इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, बिना कोई अवशेष छोड़े कपूर गायब हो जाता है, क्यों। तो हम लोग सभी जानते हैं ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है होने के कारण ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, जिससे वो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में यानी वाष्प में बदल जाता है, ठीक है, अतः बिना अवशेष छोड़े वो गायब हो जाता है। समझ गए, और ठंडा होने पे पुनः वो ठोस में आ जाता है, कपूर बन जाता है। इसके बाद तीसरा, बर्तन की दीवार पर गैस दबाव लगाती है, ठीक, क्यों, ये वायुमंडलीय दाब हो गया। तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, गैस के दबाव लगाना इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाती है, जो वायुमंडलीय दाब कहलाती है। समझ गए, तो यही कारण हो गए। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा, क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है, क्यों। तो जल का क्वथनांक यानी उबलना जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताप है वो निश्चित होता है, वो बढ़ता है नहीं वो घटता है। इसका कारण है, यदि द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का ताप क्वथनांक तब तक स्थिर रहता है जब तक ये पूरा का पूरा द्रव वाष्प में नहीं बदल जाता, इसी कारण, ठीक है, इसी कारण उसका तापमान निश्चित होता है यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यही आपकी परिभाषा यानी इसका कारण हो गया, यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। आखिरी सवाल 5वां, गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों। तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है। गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषक कम करता है, वो परिवर्तित कर देता है, ठीक है, तो हम गर्मी से बचे रहते हैं यानी हमें गर्मी कम लगती है, इसी कारण हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।